दुनिया भर में भारत के प्रधानमंत्री मोदी का जैसा जलवा है, ऑस्ट्रेलिया ने एक बार फिर इसे अपनी आंखों से देखा। करीब 20,000 भारतवंशियों की मौजूदगी में सिडनी का ओलंपिक पार्क मोदी में नजर आया, जहां मोदी ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री के साथ पहुंचे थे। मोदी के नारों के बीच प्रधानमंत्री ने जब ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले भारतवंशियों से बातचीत शुरू की तो इसकी शुरुआत नमस्ते ऑस्ट्रेलिया से की। नमस्ते ऑस्ट्रेलिया। इसके बाद उन्होंने बीते कुछ बरसों में दुनिया की बड़ी ताकत के रूप में उभरते देश के रूप में भारत की पुख्ता होती पहचान का जिक्र किया। भारत वो देश है जिसने कोरोना के संकट में दुनिया के 150 से ज्यादा देशों को उस संकट की घड़ी में दवाइयां भेजी। भारत वो देश है जिसने 100 से अधिक देशों को मुफ्त वैक्सीन भेजकर करोड़ों करोड़ों लोगों का जीवन बचाया। भारत की उपलब्धियों का जिक्र करते हुए पीएम मोदी ने ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले लोगों को एक खुशखबरी भी सुनाई। जल्द ही ब्रिस्बेन में भारत का एक नया काउंसलेट खोला जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने भारत की उपलब्धियों के साथ ही भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच रिश्तों और आपसी जुड़ाव का भी जिक्र किया और इसका श्रेय ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले भारत के लोगों को दिया। चूंकि बात ऑस्ट्रेलिया और भारत के रिश्तों की छिड़ी तो पीएम मोदी की जुबान पर क्रिकेट का नाम आना ही था, लेकिन क्रिकेट का जिक्र करते हुए मोदी ने शेन वॉर्न की चर्चा और उनसे भारत के जुड़ाव की भी यादें ताजा कर डाली। पिछले साल जब महान शेन वॉर्न का निधन हुआ तो ऑस्ट्रेलिया के साथ कोटि कोटि भारतीयों ने भी शोक मनाया। भारत से जुड़ाव को बताने के लिए पीएम ने लिटिल इंडिया कहे जाने वाले इन इलाकों का भी जिक्र किया, जिनका नाम भारत के लोगों ने अपनी सुविधा के लिहाज से पुकारना शुरू कर दिया। पैरामाटा स्क्वायर किसी के लिए परमात्मा चौक बन जाता है। विक्रम स्ट्रीट भी विक्रम स्ट्रीट के रूप में मशहूर हो जाती है और हैरिस पार्क कई लोगों के लिए हरीश पार्क हो जाता है। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने प्रधानमंत्री मोदी को सुनने पहुंचे 20,000 से ज्यादा लोगों को संबोधित किया और इस मौके पर उन्होंने बार बार मोदी को अपना दोस्त बताया और मोदी मैजिक को देखकर गदगद नजर आए। और उन्होंने न केवल इसका खुलकर इजहार किया बल्कि पीएम मोदी को बॉस मान लिया। I said to my friend the Prime Minister before, the last time I saw someone on the stage here was Bruce Springsteen and he didn't get the welcome that Prime Minister Modi has got. Prime Minister Modi is the boss. जब ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री बोल रहे थे, स्टेडियम मोदी मोदी नाम के नारों से गूंजता रहा। पीएम अल्बनीज ने भारत के लोगों के बीच अपनी भारत यात्रा को याद किया। When I was in India in March, where he hosted me with such generosity and warmth, it was a trip full of unforgettable moments. Celebrating Holi in Gujarat, laying a wreath for the great Mahatma Gandhi in New Delhi. Everywhere I went, I felt that deep sense of connection between the people of Australia and the people of India. निश्चित रूप से सिडनी में आज मोदी नाम की गूंज रही। यहां भारतीय समुदाय के लोगों को संबोधित करने प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे तो उनका जलवा भारतवंशियों के साथ साथ ऑस्ट्रेलिया के सिर पर चढ़कर बोलता भी दिखा। जैसे ही पीएम मोदी ओलंपिक पार्क पहुंचे, उनसे पहले ही ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज पहुंच चुके थे, जिन्होंने उनकी अगवानी की और दोनों हाथ मिलाने के बाद गले मिलते हुए नजर आए। दोनों प्रधानमंत्री स्टेडियम के अंदर पहुंचे। उससे पहले उनका स्वागत दोनों देशों की परंपरा के मुताबिक हुआ। पहले ऑस्ट्रेलिया की परंपरा के मुताबिक दोनों प्रधानमंत्रियों की आरती उतारी गई। इसके बाद भारतीय परंपरा के मुताबिक वैदिक मंत्रोच्चार से दोनों का स्वागत हुआ।
इन औपचारिकताओं को निभाने के बाद जैसे ही दोनों प्रधानमंत्रियों के कदम स्टेडियम के अंदर जाने के लिए आगे बढ़े तो खचाखच भरे स्टेडियम में इसका ऐलान हुआ और फिर स्टेडियम मोदी नाम से गूंज उठा। रॉकस्टार की तरह स्टेडियम में दाखिल हुए प्रधानमंत्री का रॉकस्टार की तरह ही स्वागत हुआ। दोस्ती की यह सबसे बड़ी तस्वीर ओलंपिक पार्क से। भीड़ के उत्साह को देखकर एंथनी अल्बनीज ने पीएम मोदी के कान में कुछ कहा और इसके बाद दोनों के चेहरे पर मुस्कुराहट तैर गई और फिर दोनों हाथ मिलाकर उठे 20,000 से ज्यादा लोगों का अभिवादन करते दिखे। वैसे तो 6 दिनों की विदेश यात्रा के दौरान हर दिन प्रधानमंत्री मोदी का जलवा दुनिया के सिर चढ़कर बोलता दिखा, लेकिन ऑस्ट्रेलिया पहुंचने के बाद ऐसा लगा मानो वहां रहने वाले भारतवंशियों ने सबको मात देने की ठान रखी हो। क्योंकि सिडनी में जहां प्रधानमंत्री मोदी का कार्यक्रम तय था, वहां मोदी के पहुंचने से पहले ही उनके नाम की लहरें आबो हवा में तैरती महसूस हुई। स्टेडियम के अंदर और बाहर का नजारा मोदी में रहा। जिस स्टेज पर कुछ देर बाद प्रधानमंत्री मोदी को पहुंचना था, ऑस्ट्रेलिया में मौजूद भारतवंशियों ने उसे भारतीय संस्कृति की झलक दिखाने के मंच में बदल दिया। दुनिया भर में तहलका मचाने वाला नाटू नाटू से शुरुआत हुई। इसके बाद गुजरात का लोक नृत्य गरबा और डांडिया दिखा। और फिर शास्त्रीय संगीत का सिलसिला शुरू हुआ तो कथक से महिषासुर का वध और मां दुर्गा की शक्ति का दृश्य जीवंत हो उठा। कुछ इसी तरीके से भरतनाट्यम के जरिए छोटा भारत और पूरी संस्कृति मंच पर दिखी। के लिए सिडनी का मंच भारत और भारतीयता के रंग में रंग गया। जाहिर सी बात है कि ये तैयारी एक दिन यानन फानन में नहीं हुई। इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी के सिडनी पहुंचने की आहट मिलते ही ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले भारत के लोगों ने तैयारी शुरू कर दी थी। और इसकी बड़ी वजह पीएम मोदी के लिए वहां के लोगों की दीवानगी तो है ही, तभी तो ये दीवानगी स्टेडियम के अंदर जैसी दिखी, उससे भी ज्यादा जोश बाहर दिखा। इस जोश में कोई किसी से पीछे रहने को तैयार नहीं था। भारत के लोगों ने नरेंद्र मोदी के आगमन को उत्सव के मौके में बदल दिया। भारतीय समुदाय के लोग पूरी तैयारी करते हुए दिखाई दे रहे हैं और साथ ही यहाँ पर इस पूरे माहौल को सिडनी के ओलंपिक पार्क के बाहर उत्सव जैसा बना दिया गया। और उत्सव का आलम ये रहा कि भारत के रंग बिरंगे परिधानों में पहुंची महिलाओं ने स्टेडियम के बाहर ही डांस के अपने हुनर को दिखाना शुरू कर दिया। हर कोई इस मौके पर उत्साह से लबालब नजर आया। लेकिन इस उत्साह में केवल सिडनी में रहने वाले भारत के लोग ही शामिल नहीं हुए। इसमें शामिल होने के लिए ऑस्ट्रेलिया के तमाम हिस्सों से लोग सिडनी पहुंचे और खास तारीख और खास वक्त में सिडनी पहुंचने के लिए इसकी तैयारी बहुत पहले ही शुरू हो गई थी। यही नहीं, कई लोग तो न्यूजीलैंड से चार्टर्ड विमान से सिडनी पहुंचते दिखे और इस विशेष विमान को मोदी एयरवेज नाम दिया गया। सिडनी पहुंचे लोग जब आसमान से नीचे उतरे तो उन्हें आकाश में वेलकम मोदी लिखा दिखा और स्टेडियम पहुंचने पर तो फिजा पूरी तरह मोदी में नजर आई। हर पल कुछ न कुछ, हर पल दिखते भारत के रंग। इस खास मौके पर प्रधानमंत्री मोदी को देखने सुनने सिडनी पहुंचे भजन गायक अनूप जलोटा भी मोदी मैजिक से बच नहीं पाए। जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा। 2014 के बाद दूसरी बार ऑस्ट्रेलिया दौरे पर सिडनी पहुंचे पीएम मोदी ने कई कंपनियों के सीईओ से भी बात की। इसमें ऑस्ट्रेलिया सुपर के सीईओ पॉल श्रोडर,
फोर्टेस्क्यू फ्यूचर इंडस्ट्रीज के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन डॉक्टर एंड्रयू फॉरेस्ट और हैनकॉक प्रोस्पेक्टिंग के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन गीना रेनहार्ट शामिल रहीं। इस बातचीत में पीएम मोदी ने ऑस्ट्रेलियाई उद्योगपतियों को भारत में निवेश के लिए आमंत्रित किया और इंजीनियरिंग स्किल के साथ ही क्लीन एनर्जी जैसे क्षेत्रों में भारतीय उद्योग के साथ सहयोग बढ़ाने की अपील की। हैनकॉक प्रोस्पेक्टिंग की गीना राइनहार्ट इस मुलाकात से उत्साहित नजर आईं। And starting of that was under Prime Minister Modi. In the last less than 5 years under Modi, your economy's grown to the 3.5 trillion. And the plans are getting put in place now for in the next 25 years to grow to 32 trillion. विदेश मंत्रालय की तरफ से बताया गया कि फोर्टेस्क्यू फ्यूचर इंडस्ट्रीज के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ने भारत में अपनी कंपनी की परियोजनाओं की जानकारी प्रधानमंत्री को दी, जिसमें हरित हाइड्रोजन के क्षेत्र में चल रहे काम पर विस्तार से बात की। अमेज़न के फाउंडर जेफ बेजोस इन दिनों सुर्खियों में है और इसकी वजह है उनकी सुपर लग्जरी यॉट कोरू और उनकी गर्लफ्रेंड लॉरेन सांचेज। जी हां, जेफ की सुपर लग्जरी यॉट की कीमत 4100 करोड़ रुपए बताई जा रही है और इसी यॉट पर बेजोस ने अपनी गर्लफ्रेंड लॉरेन को दिल के आकार वाली अंगूठी देकर सगाई का प्रस्ताव दिया। इस यॉट के अगले हिस्से पर बेजोस ने गर्लफ्रेंड लॉरेन की मूर्ति भी लगवाई है। जेफ की उम्र 59 साल है और उनकी मंगेतर लॉरेन सांचेज की उम्र 53 साल है। जेफ की सुपर यॉट कोरू दुनिया की सबसे ऊंची यॉट है, जिसकी ऊंचाई 229 फीट है, जबकि इसकी लंबाई 417 फीट है। समुद्र में इसकी अधिकतम स्पीड 23 मील प्रति घंटा है। इस 3 मंजिला यॉट पर स्विमिंग पूल, बार, हॉट टब और लाउंज जैसी तमाम सुविधाएं मौजूद हैं। इस सुपर यॉट के साथ एक सपोर्टिंग वेसल भी चलती है जिसका नाम एबियोना है। एबियोना पर हेलीकॉप्टर उतारने की भी सुविधा मौजूद है। प्रधानमंत्री मोदी 31 मई को राजस्थान का दौरा कर सकते हैं। पीएम मोदी 31 मई को राजस्थान के अजमेर में रैली कर सकते हैं। मिशन 2024 में जुटी बीजेपी मोदी सरकार के 9 साल पूरा होने पर मेगा आउटरीच कार्यक्रम का शुभारंभ करेगी। नए संसद भवन के उद्घाटन को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। सूत्रों के मुताबिक राष्ट्रपति चाहते हैं कि पीएम मोदी ही नए संसद भवन का उद्घाटन करें। 28 मई को नए संसद भवन का उद्घाटन होना है। बिहार के बाद अब बाबा बागेश्वर मध्य प्रदेश में हनुमंत कथा करने जा रहे हैं। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री 7, 8 और 9 जून को मंदसौर के खेजड़िया में कथा करेंगे। आयोजकों की माने तो इस कथा पंडाल में आने वाली भीड़ बिहार का ही रिकॉर्ड तोड़ सकती है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली पुलिस पर दुर्व्यवहार का आरोप लगाया है। सीएम केजरीवाल ने मनीष सिसोदिया का वीडियो शेयर कर पुलिस अधिकारियों पर आरोप लगाए। आपको बता दें कि आबकारी नीति मामले में सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 1 जून तक बढ़ा दी गई है। श्रीनगर में G20 की टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की बैठक दूसरे दिन भी जारी रही। सुरक्षा के तगड़े इंतजामों के बीच दूसरे दिन भी आम कश्मीरियों से लेकर बैठक में हिस्सा लेने वाले मेहमान खूब उत्साहित दिखे और बैठकों में शामिल होने के साथ ही धरती पर जन्नत माने जाने वाले वादी कश्मीर का लुत्फ उठाते दिखे। इस मौके पर कश्मीर के बदले सूरत हाल के लिए उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने पीएम मोदी का आभार जताया और निवेशकों और दुनिया भर के पर्यटकों का ध्यान विकास के रास्ते पर बढ़ते कश्मीर की तरफ खींचा। In the past 4 years, the ranking of Jammu Kashmir on the various parameters of sustainable development goals have gone up, thanks to visionary leadership of Honorable Prime Minister Modi ji. बैठक में शामिल हुए कोरिया के राजदूत चांग जेबोक कश्मीर की सुंदरता के कायल दिखे और इससे भी बढ़कर एक दिन पहले उन्हें मंच पर एक्टर रामचरण के साथ डांस करने का जो मौका मिला उसे उन्होंने ना भूलने वाला लम्हा बताया। Of course, it was awesome, fantastic, dancing with a star like Ram Charan. It's kind of a dream come true. G20 की बैठकों में कश्मीर को लेकर जिस तरह की बातचीत हुई उससे स्थानीय फिल्मकार भी उत्साहित दिखे। जो बातें वहाँ पे हुई अगर उन पे इम्प्लीमेंटेशन होता है तो नो डाउट कि कश्मीर फिल्म इंडस्ट्री के साथ साथ यहाँ की लोकल जो इंडस्ट्री है उसके साथ साथ बाहर बॉलीवुड और हॉलीवुड की फिल्मों के शूटिंग्स जरूर यहाँ होनी चाहिए और होंगी। जम्मू कश्मीर में चल रहे G20 शिखर सम्मेलन को लेकर बौखलाए बिलावल का एक और बयान सामने आया। पीओके की असेंबली से उन्होंने इशारों में भारत को चुनौती दी।
पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी ने 2019 में बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद डॉग फाइट में पाकिस्तानी वायुसेना के F-16 फाइटर जेट को मार गिराने वाले और उसके बाद में विंग कमांडर अभिनंदन के पकड़े जाने पर तंज कसा कि जितना चाय पीना चाहते हैं हम उनको पिला सकते हैं, हम अपना वतन दिफा करना जानते हैं। यही नहीं, पीओके की असेंबली में भाषण देते हुए उन्होंने एक बार फिर कश्मीर पर विलाप किया, जबकि पाकिस्तानी मीडिया ने बिलावल के बयानों को बड़बोलापन करार दिया। खुद पाकिस्तान के लोग सरकार को आईना दिखा रहे हैं, लेकिन बिलावल भुट्टो जैसे हुक्मरान लकीर के फकीर बने हुए हैं। पाकिस्तान के सियासतदानों को समझ ही नहीं आ रहा है कि कश्मीर राख से ना तो भारत को कोई फर्क पड़ने वाला है और न ही दुनिया को। पाकिस्तान की सरकार G20 को लेकर हंगामा मचा रही है, जबकि पाकिस्तान के यूट्यूबर जम्मू कश्मीर का हाल बता रहे हैं। ये यूट्यूबर्स बता रहे हैं कि जम्मू कश्मीर के लोग पाकिस्तान को लेकर क्या सोचते हैं। ऐसे ही एक पाकिस्तानी यूट्यूबर सना अमजद ने श्रीनगर में रहने वाले पत्रकार तबिश बुखारी से G20 समिट को लेकर बात की। तबिश बुखारी यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि कश्मीर तरक्की कर रहा है और पाकिस्तान उसे दोबारा खून खराबे में धकेलना चाहता है। कश्मीरी पत्रकार तबिश बुखारी ने ये भी कहा कि 2-3 मुल्कों के G20 में न आने से हिंदुस्तान को कोई फर्क नहीं पड़ता। पाकिस्तान को प्रोपोगंडा फैलाना छोड़कर अपने देश को संभालना चाहिए। मार्क जकरबर्ग की कंपनी मेटा की मुश्किलें खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। मंदी और छटनी से जूझ रही मेटा को तगड़ा झटका दिया है यूरोपियन यूनियन ने। ईयू के डेटा प्रोटेक्शन कमीशन ने फेसबुक पर $1.3 बिलियन यानी करीब 10,680 करोड़ रुपए का जुर्माना लगा दिया है। डेटा प्रोटेक्शन कमीशन ने मेटा पर यह जुर्माना प्राइवेसी फ्रेमवर्क का उल्लंघन करने पर लगाया है। साथ ही मेटा को यह आदेश भी दिया है कि वो यूरोप के फेसबुक यूजर्स का डेटा अमेरिका न भेजे। डेटा प्रोटेक्शन कमीशन के मुताबिक फेसबुक ने यूरोप के यूजर्स का डेटा अमेरिका भेजा, जो उनके मौलिक अधिकारों का हनन है। यह जुर्माना सिर्फ फेसबुक पर लगाया गया है, यानी मेटा की दूसरी कंपनियों इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप भी इसके दायरे में नहीं आएंगे। ईयू ने जुर्माने की रकम जमा करने के लिए मार्क जकरबर्ग की कंपनी मेटा को सिर्फ 5 महीने का वक्त दिया है। हालांकि मेटा ने इस जुर्माने को गलत बताते हुए कहा कि वो इस फैसले के खिलाफ कोर्ट में अपील करेगी। भारतीय नौसेना ने अपने सबसे नए स्वदेशी गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर INS मोरमुगाओ से आज मिसाइल दागने का परीक्षण किया और इस दौरान मिसाइल से समुद्र में तैरने वाले सुपरसोनिक टारगेट को सफलतापूर्वक हिट किया गया, जिसे सी स्किमिंग कहा जाता है। इसमें कोई मिसाइल या एयरक्राफ्ट टारगेट को हिट करने के लिए पानी की सतह के बेहद करीब उड़ता है। अरब सागर में हुई इस टेस्टिंग की जो तस्वीरें सामने आई हैं, उसमें INS मोरमुगाओ से एक एडवांस मिसाइल लॉन्च हुई, जिसने नीचे की तरफ उड़ते हुए टारगेट को निशाना बनाया। INS मोरमुगाओ विशाखापट्टनम क्लास का भारतीय नौसेना का एक गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है, जो तरह तरह के लक्ष्यों को भेदने में सक्षम है और आधुनिक वेपन सिस्टम से लैस है। सी स्कीमिंग के जरिए सुपरसोनिक लक्ष्य को टारगेट करने के लिए जिस एडवांस्ड एंटी एयर वॉरफेयर की जरूरत होती है, वो भी INS मोरमुगाओ का हिस्सा है। ये समुद्र में आत्मनिर्भरता और भारतीय नौसेना की मारक क्षमता का एक और प्रतीक है। मोरमुगाओ अत्याधुनिक हथियार है। ये सरफेस टू सरफेस मिसाइल और सरफेस टू एयर मिसाइल जैसे सेंसर से लैस है। इससे पहले 14 मई को INS मोरमुगाओ से ब्रह्मोस मिसाइल का परीक्षण किया गया था। आगे बढ़ेंगे। बीजापुर में बड़े नक्सली हमले की साजिश नाकाम की गई। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में पुलिस और CRPF के नक्सली हमले की बड़ी साजिश नाकाम करते हुए 500 डेटोनेटर बरामद किए। सुरक्षा बलों ने डेटोनेटर ले जा रहे 10 नक्सलियों को भी गिरफ्तार किया। ब्रिटेन में भारतीय हाई कमीशन पर हुए हमले की जांच के लिए NIA की टीम लंदन पहुंच गई। सूत्रों के मुताबिक NIA की 5 सदस्यीय टीम ब्रिटेन की एजेंसियों के साथ मिलकर खालिस्तानी लिंक की पड़ताल कर सकती है। देहरादून को वंदे भारत ट्रेन की सौगात मिलने जा रही है। 25 मई को PM मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़कर दिल्ली देहरादून वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। वाराणसी जिला न्यायालय ने बड़ा फैसला लेते हुए ज्ञानवापी विवाद से जुड़े सभी मामलों की एक साथ सुनवाई करने का फैसला किया। हिंदू पक्ष ने 7 केस क्लब करने की याचिका दाखिल की थी। मामले की अगली सुनवाई 7 जुलाई को होगी। 9 मई को पाकिस्तान में हुई हिंसा के मामले में बुरी तरह फंसे इमरान खान को एक और बड़ी राहत मिली। इस्लामाबाद की एक आतंकवाद रोधी अदालत ने इमरान खान के खिलाफ दर्ज 8 मामलों में दी गई अंतरिम जमानत की अवधि को बढ़ा दिया है। अदालत ने उन्हें हिंसा से जुड़े 8 मामलों में 8 जून तक जमानत दे दी। यही नहीं, अलकादिर ट्रस्ट केस में इमरान की पत्नी बुशरा बीबी को भी बेल मिल गई। उन्हें 31 मई तक अंतरिम जमानत दी गई।
इमरान खान अपनी पत्नी बुशरा बीबी के साथ रावलपिंडी में नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो की कोर्ट में पेश हुए थे। इमरान की ये पेशी अल कादिर ट्रस्ट केस में हुई थी, जिसमें पहले से भी उन्हें एक बार गिरफ्तार किया जा चुका है। बाद में सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद इमरान खान को जमानत तो मिल गई थी, लेकिन NAB ने उन्हें और बुशरा बीबी को दोबारा समन भेजा था। इमरान ने पेशी से पहले अपनी गिरफ्तारी की आशंका जताई, जबकि अपने समर्थकों से शांति बनाए रखने की अपील की थी। इमरान खान नैब में पेशी के लिए सुबह लाहौर से रवाना हुए तो नजारा पूरी तरह बदला हुआ था। पिछली बार इमरान के साथ उनके समर्थकों का हुजूम भी रवाना हुआ था, लेकिन 9 मई को हुई हिंसा के बाद इमरान के हजारों समर्थक या तो गिरफ्तार हैं या गिरफ्तारी से बचने के लिए अंडरग्राउंड हो चुके हैं। लिहाजा इस बार उनके साथ समर्थकों का काफिला नजर नहीं आया। इमरान खान की गाड़ी के साथ 2-3 गाड़ियां और उनके प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड्स ही नजर आए, जबकि अदालत NAB के दफ्तर में भी इमरान समर्थकों की भीड़ नहीं दिखी। चंद वकीलों और 8-10 कार्यकर्ताओं के साथ इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी NAB के सामने पेश हुए। इस दौरान बुशरा बीबी ने काले कपड़े पहन रखे थे और हमेशा की तरह अपना चेहरा ढका हुआ था। नैब में पेशी से पहले एक बार फिर इमरान खान ने अल कादिर ट्रस्ट केस में किसी भी तरह के घोटाले के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। इमरान खान ने कहा कि सरकार उन्हें जेल में डालने की साजिश रच रही है। इस दौरान इमरान ने ये दावा भी किया कि उन्होंने अल कादिर ट्रस्ट देश का भविष्य सुधारने के लिए बनाया था, न कि पैसे कमाने के लिए। इस मुल्क की फ्यूचर लीडरशिप डेवलप करने के लिए वहाँ रिसर्च करवाएं, यूनिवर्सिटी बनाएं अल कादिर की, साथ उसमें मॉडर्न टेक्नोलॉजी जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वगैरह वो भी हम कराएं। इमरान खान ने कहा कि अल कादिर ट्रस्ट से उन्हें कभी कोई फायदा नहीं हुआ। अल कादिर के सारे अकाउंट्स आपके पास पड़े हैं, मुझे कैसे फायदा हुआ है? ना मैं कुछ सैलरी लेता हूँ ना कुछ लेता हूँ, मुझे किधर से फायदा हुआ है? ये ऐसा है कि शौकत आलम से मुझे फायदा हुआ है या मैं नमन यूनिवर्सिटी से फायदा हुआ है? मैं ट्रस्टी हूँ। ट्विटर सेशन के दौरान लोगों के सवालों के जवाब देते हुए इमरान खान ने ये भी आशंका जताई कि उन्हें दोबारा गिरफ्तार किया जा सकता है। महाराष्ट्र के नासिक में स्थित शिरडी के साईं मंदिर ने चढ़ावे का एक नया रिकॉर्ड बनाया है। अंग्रेजी अखबार द टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान शिरडी के साईं मंदिर को चढ़ावे से 900 करोड़ रुपए की रकम आई है। इसके साथ ही शिरडी के साईं मंदिर की आय कोविड काल के पहले होने वाली आय के स्तर पर पहुंच गई है। कोविड काल से पहले मंदिर ट्रस्ट की सालाना आय 800 करोड़ रुपए थी, लेकिन कोरोना की वजह से 2020, 2021 और 2021-22 में मंदिर ट्रस्ट को हर साल करीब 400 करोड़ रुपए की ही आय हुई थी। मंदिर ट्रस्ट ने बताया कि बीते वित्त वर्ष के दौरान हर रोज औसतन 60,000 श्रद्धालुओं ने मंदिर में दर्शन किए। जानकारी के मुताबिक मंदिर में रखे दान पात्रों में भक्तों ने 200 करोड़ रुपए कैश चढ़ाए। इसके अलावा तमाम भक्तों ने ऑनलाइन चढ़ावा भी भेजा, जबकि कई ने सोने और चांदी के गहने भी साईं बाबा को समर्पित किए। मंदिर ट्रस्ट के मुताबिक उसका सालाना खर्च करीब 800 करोड़ रुपए है, जो कि भक्तों को पूरे साल मुफ्त भोजन, 2 अस्पताल चलाने में खर्च होता है। साथ ही श्री साईं बाबा संस्थान ट्रस्ट के 7,000 कर्मचारियों की तनख्वाह भी चढ़ावे की रकम से ही दी जाती है। यूक्रेन ने 25 रूसी ड्रोन मार गिराने का दावा किया है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने एक वीडियो संदेश जारी कर रूस के 25 ड्रोन मार गिराने का दावा किया। जेलेंस्की ने सभी देशों से एयर डिफेंस सिस्टम भेजने की भी अपील की है। देर रात ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड शहर में एक उल्कापिंड गिरा। इस उल्कापिंड के गिरने से रात के अंधेरे में दिन जैसा नजारा हो गया। सेंट्रल मैक्सिको में हुए ज्वालामुखी विस्फोट ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया। ज्वालामुखी के आसपास के इलाकों में राख की बारिश हो रही है। वहीं कई लोगों को सांस लेने में भी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। उत्तरी थाईलैंड में आंधी तूफान के चलते एक स्कूल की छत गिरने से 4 बच्चों समेत 6 लोगों की मौत हो गई। स्थानीय अधिकारियों के मुताबिक इस हादसे में 18 लोग भी घायल हैं। आरबीआई ने साफ साफ कहा है कि 2000 के नोट अभी भी चलन में हैं, लेकिन मार्केट में 2000 के नोटों ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। कल तक 2000 के जो नोट गायब थे वो अचानक से नजरों के सामने आने लगे हैं। सबसे ज्यादा मारामारी तो पेट्रोल पंपों पर नजर आ रही है। 2000 के नोटों को लेकर ग्राहकों और पेट्रोल पंप कर्मचारियों के बीच तू-तू मैं हो रही है। 300 का डलवा रहा भाई, वो भी ये भी किसी को देने नहीं तो और ज्यादा कम डलवा। ग्राहकों का कहना है कि उनके पास जो 2000 के नोट हैं, उसका वो क्या करेंगे। अब 2000 का मेरे पास है तो 2000 का लेके आऊंगा ना, तो 500 का नहीं तो कहाँ से लेके आऊंगा 500 का।
जबकि पेट्रोल पंप कर्मचारियों का कहना है कि लोग 100 रुपए का तेल डलवाते हैं और 2000 का नोट देते हैं, जिसकी वजह से उन्हें दिक्कत हो रही है। 100 रुपए का तेल डलवाते हैं, 2000 का नोट देते हैं, हमारे पास चेंज नहीं होते तो तेल निकलवाते हैं या फिर उनसे पेटीएम वगैरह करवाते हैं। ये तो गाजियाबाद की तस्वीर थी, लेकिन कमोबेश ऐसे ही हालात देश के दूसरे हिस्सों में भी देखने को मिल रहे हैं। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे उत्तर प्रदेश की जालौन की, जहां से एक हैरान करने वाला वीडियो सामने आया। यहां पेट्रोल भरवाने के लिए 2000 रुपए का नोट देना एक ग्राहक को भारी पड़ गया। जालौन के उरई कोतवाली इलाके में एक पेट्रोल पंप पर स्कूटी में एक शख्स ने पेट्रोल डलवाया, लेकिन जब उसके बदले उसने पेट्रोल पंप कर्मचारी को 2000 का नोट देना चाहा तो उसने लेने से इनकार कर दिया। 2000 का नोट दे रहे भाई साहब, खुले पैसे नहीं है, कहां से दे रहे? काफी देर तक बहस के बाद भी पेट्रोल पंप कर्मचारी नहीं माना और वो पाइप लगाकर स्कूटी से तेल निकालने लगा। वीडियो क्या बना रहे हैं यार? ग्राहक ने वीडियो बनाकर इसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया, जबकि पेट्रोल पंप कर्मचारी की माने तो खुले पैसे ना होने की वजह से उसने ऐसा किया। मुंबई से लेकर जम्मू और लखनऊ से लेकर दिल्ली तक पेट्रोल पंपों पर 2000 के नोट मुसीबत का सबब बन गए। पेट्रोल पंप कर्मचारियों को छुट्टे की दिक्कत हो रही है, जबकि ग्राहकों को गुलाबी नोट देकर पेट्रोल डीजल भरवाने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। पटना में एक पेट्रोल पंप पर लोग ये कहते हुए दिखाई दिए कि 2000 के नोट लेकर बैंक जाने से अच्छा है कि उससे तेल ही भरवा लिया जाए। हमारे पास 2 नोट बचा हुआ है सर, उसको पेट्रोल पंप पे खत्म कर देना है। कितना क्या आपने पेट्रोल लिया? 1500 रुपए लिया। वहीं पेट्रोल पंप कर्मचारियों का कहना है कि बहुत सारे लोग अब 2000 का नोट लेकर आ रहे हैं, जिसकी वजह से चेंज की समस्या हो रही है। 2000 का नोट 200 के 300 के लेंगे, उसके बाद जाएंगे। इससे क्या परेशानी हो रही है? परेशानी हो रहा है, नंबर नहीं अब मिल रहा है मार्केट में, ऐसे नहीं पैसा नहीं मिल रहा है, आधा पेटीएम हो गया, आधा एटीएम हो गया, तो हम लोग कहाँ से? लखनऊ में पेट्रोल पंप पर ग्राहक ये कहते दिखे कि सितंबर तक 2000 के नोट इस्तेमाल कर सकते हैं, फिर पेट्रोल पंप पर देने में क्या हर्ज है। सितंबर तक तो यूज कर ही सकते हैं, तो बैंक में दे दें या फिर यूज करना ही है 2000 की नोट, तो पेट्रोल भराना ही है, रोज रोज पेट्रोल भराना, तो पेट्रोल पंप पे दे दें। ग्राहकों की बात भी जायज है और पेट्रोल पंप मालिकों की भी दिक्कत है, लेकिन समस्या हल होने की बजाय बढ़ती जा रही है। गुलाबी नोटों की अचानक से मार्केट में बाढ़ आ गई है और खुले पैसों की कमी हो गई है। दिल्ली के पेट्रोल पंप कर्मचारी भी इस समस्या से दो चार होते दिखे। एक सुबह कस्टमर आया, 50 रुपए का तेल डलवाया, 2000 नोट पकड़ाया, अब उसको 1950 रुपए कहाँ से देता मैं? अब मेरे जेब में नहीं होते तो मेरे 50 रुपए चले जाते। जम्मू के पेट्रोल पंप कर्मचारियों का भी कहना है कि 2000 के नोट लेकर आने वाले की तादाद अचानक से बढ़ गई, जिससे परेशानी हो रही है। पहले तो 15-20 ही आते थे सारा दिन में, अभी 100 के करीब आ जाते हैं। अभी तक 100 हो चुके हैं? अभी तक नहीं, सुबह से लेकर शाम तक 100 हो जाते हैं। मुंबई के पेट्रोल पंप कर्मचारियों ने भी कहा कि 2000 के नोट अब पहले से ज्यादा आने लगे हैं। ये 2 महीने पहले 10 नोट 15 नोट 8 घंटे में आते थे, अभी 4-5 दिन से लगभग बंडल हो जाता है, एक बंडल तो बन ही जाता है 8 घंटे में। जी मीडिया संवाददाता ने मोहाली के एक पेट्रोल पंप का भी जायजा लिया तो पता चला कि वहां 2000 के नोट के बदले कम से कम 1000 का तेल भरवाना जरूरी है। एक्चुअली चल तो रही है, मतलब जो मेरे को तेल जो जितने का ले रहे हैं मैं उतने का तेल पैसे, जैसे कोई 500 का दे रहा है तो 500 का ले रहा हूँ, और कोई 2000 का दे रहा है तो उसमें 2000 में से कोई 1000 का पवा रहा है तो हम ले रहे हैं। दिल्ली से सटे नोएडा में तो पेट्रोल पंप संचालकों ने नोटिस लगा दिया, जिसमें लिखा हुआ है कि 50 या 100 रुपए का पेट्रोल भरवाने के बदले 2000 का नोट नहीं लिया जाएगा। 19 मई को आरबीआई ने 2000 के नोट को सर्कुलेशन से बाहर करने का फैसला किया था, जिसके बाद आज से देश भर के बैंकों में 2000 के नोटों को बदलने की शुरुआत भी हो गई। कयास लगाए जा रहे थे कि नोट बदलने के लिए बैंकों के बाहर लंबी लाइनें लगेंगी और लोगों को नोटबंदी की तरह दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन ऐसा होता दिखा नहीं। मोहाली के पंजाब नेशनल बैंक में लोग आराम से नोट बदलते नजर आए। आपके पास 2-2000 के नोट है, एक्सचेंज कराने में कोई दिक्कत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है? नहीं सर, कोई परेशानी नहीं है और आसानी से चेंज हो रही है। पटना स्थित इंडियन बैंक ने नोट एक्सचेंज करवाने के लिए अलग से काउंटर बना रखा है, जिसकी वजह से लोगों को 2000 के नोट एक्सचेंज करने में कोई दिक्कत नहीं हुई। इनके हाथ में 2000 का नोट है, कितने नोट अब चेंज कर रहे हैं? 10 पीस है 2000 का, 2000 नोट 20,000 जमा एक्सचेंज कर रहे हैं। कोई दिक्कत हो रही है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। आधार नहीं था तो उसको वेरीफाई करके उसका प्रिंट आउट करके फिर हम सेटिस्फाई करके चेंज कर रहे हैं। दरअसल आरबीआई ने लोगों को 2000 रुपए के नोट बदलने के लिए 4 महीने का वक्त दिया है। आरबीआई की गाइडलाइंस के मुताबिक लोग 23 मई से लेकर 30 सितंबर 2023 तक 2000 रुपए के नोट बैंक में जाकर बदल सकेंगे या फिर अपने बैंक खाते में जमा कर सकेंगे।
4 महीने से ज्यादा का वक्त मिलने की वजह से लोगों को बैंकों के बाहर लाइन लगाने की जरूरत नहीं पड़ रही। लोग आराम से बैंक जाकर 2000 के नोट बदलवा रहे हैं या फिर जमा करवा रहे हैं। देश की राजधानी दिल्ली के बैंकों में भी 2000 के नोट बदलने और जमा करने के लिए खास व्यवस्था की गई, जिसकी वजह से बैंकों के बाहर ना तो भीड़ दिखी और ना ही नोटबंदी जैसी अफरा तफरी। इस समय हम बंगाली मार्केट की HDFC बैंक शाखा में खड़े हुए हैं, जहां पर इस समय जो स्थिति है वो कहीं ना कहीं सामान्य है। एक जो भीड़ है वो बहुत ज्यादा यहाँ पर नहीं दिखाई दे रही है। बहरहाल बैंकों ने अपनी पूरी तैयारियां कर रखी है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में भी हालात सामान्य दिखे। लोग आराम से 2000 के नोट एक्सचेंज करवाते नजर आए। कोलकाता की इस स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में हम मौजूद हैं और लोग जैसे अटकलें लगा रहे थे कि लोग बदलने जहां पर पहुंचेंगे नोटों को लंबी कतारें होंगी, लेकिन दृश्य यहां पर कुछ और ही है। यहां पर आपको कोई लंबी कतार नहीं दिखेगी, क्योंकि लोगों का ये कहना है कि मार्केट से पहले ही कम हो चुके थे 2000 रुपए के नोट। भोपाल से भी ऐसी ही तस्वीरें सामने आई। यहाँ भी बैंकों के बाहर भीड़ नहीं दिखी, जबकि लोग ये कहते नजर आए कि गुलाबी नोट मार्केट से पहले ही गायब। बैंकों के बाहर भीड़ तो नहीं दिखी, लेकिन परेशानी का सबब ये भी है कि मार्केट में लोग 2000 के नोट लेने से कतरा रहे हैं। 2000 के नोट लेने से दुकानदार भी इनकार करते नजर आ रहे हैं, जिसकी वजह से लोगों को बैंकों की ओर रुख करना पड़ रहा है। जबकि RBI ने साफ साफ कहा था कि 2000 के नोट 30 सितंबर तक वैध रहेंगे। इतना 2000 का नोट आपने इकट्ठा करके रखा था, आज बदलने आ रहे हैं? हम बदलने इसलिए आ रहे हैं कि शादी के लिए पैसे निकाले तो 2000 को नोट हमको मिला था और वो लोग कहना में कि हम यूज नहीं कर पा रहे थे, इसलिए सामान खरीदने जा रहे हैं तो लोग क्या बोल रहे हैं? नहीं ले रहे हैं, नहीं ले रहे हैं। कह रहे हैं कि 2000 के नोट हम नहीं लेंगे, तो मजबूरन हम इस चीज को पैसे को वापस कर रहे हैं। लखनऊ के एक बैंक में तो लोग बैंक कर्मचारियों से ही उलझ गए। लोग इस बात से नाराज दिखे कि 2-3 नोट बदलने के लिए भी उन्हें फॉर्म भरवाए जा रहे हैं। एक सिंगल नोट है, उसके लिए भी फॉर्म, एक सिंगल नोट मेरे पास भी, सर के पास 3 नोट है। वहीं प्रयागराज के एक बैंक अधिकारी ने बताया कि फॉर्म उनसे भरवाया जा रहा है जो उस बैंक से नोट एक्सचेंज या जमा करवा रहे हैं जहां उनका अकाउंट नहीं है। जिसका खाता हमारा नहीं है उसके लिए एक फॉर्म है, एक पन्ने का फॉर्म है, सिंपल से उसमें जानकारी देनी है। अगर वो जानकारी दे देगा, ID लगा देगा अपने, उसका खाता यहाँ से, उसकी नोट यहाँ से बदल जाएगी। 2000 रुपए के जिस गुलाबी नोट को बदलने की प्रक्रिया आज से शुरू हुई है, वो नोट नवंबर 2016 में मार्केट में आया। हालांकि 2019 में इसकी छपाई बंद कर दी गई और 19 मई 2023 को इसे सर्कुलेशन से बाहर करने का फैसला लिया गया। लेकिन फिलहाल ये चलन में रहेंगे। 30 सितंबर 2023 तक 2000 रुपए के गुलाबी नोट लीगल टेंडर रहेंगे। इस दौरान 2000 के नोट बदले जा सकते हैं। एक बार में 20,000 रुपए तक के नोट बदले जा सकेंगे। एक्सचेंज करने के अलावा 2000 के नोट बैंक अकाउंट में जमा भी किए जा सकेंगे। हर बैंक में 30 सितंबर तक नोट बदलने की सुविधा मिलेगी। और यही नहीं, RBI के रीजनल ऑफिस में भी नोट बदले जा सकेंगे। मध्य प्रदेश के धार जिले में एक बस कंडक्टर की बैठे बैठे मौत हो गई। मध्य प्रदेश के धार जिले में एक 40 वर्षीय बस कंडक्टर की चलती बस में बैठे बैठे मौत हो गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। हालांकि पुलिस मौत की वजह हार्ट अटैक मान रही है। UPSC ने 2022 सिविल सेवा परीक्षा के नतीजे घोषित कर दिए। पिछले साल की तरह इस बार भी लड़कियों ने बाजी मारी। इशिता किशोर ने एग्जाम को टॉप किया। वहीं टॉप 5 रैंकिंग में 4 लड़कियां शामिल हैं। राजधानी दिल्ली और उत्तर भारत में गर्मी अपने चरम पर है। दिल्ली के कई इलाकों में आज भी तापमान 40 डिग्री के पार दर्ज किया गया। हालांकि मौसम विभाग की माने तो कल से लोगों को थोड़ी राहत मिल सकती है। 24 मई से बारिश के आसार बन रहे हैं। दिल्ली के जाफराबाद इलाके में कैब ड्राइवर की गला रेत कर हत्या कर दी गई। पुलिस की टीम शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज चुकी है। कांग्रेस के आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर राहुल गांधी का एक वीडियो शेयर किया गया है और इस वीडियो में जीन्स टी शर्ट पहने राहुल गांधी हाईवे पर एक ट्रक की सवारी करते नजर आए। इस वीडियो की शुरुआत में दिखा कि राहुल गांधी सबसे पहले ट्रक के अंदर दाखिल हुए। अपने सुरक्षा कर्मी के साथ वो ड्राइवर के बाजू वाली सीट पर बैठे और फिर उन्हें लेकर ट्रक आगे बढ़ गया। कांग्रेस का दावा है कि राहुल गांधी ने दिल्ली से चंडीगढ़ तक करीब 4.5 घंटे का सफर ट्रक से तय किया। वीडियो ट्वीट करते हुए कांग्रेस ने कैप्शन लिखा, राहुल गांधी ट्रक ड्राइवर्स की समस्या जानने उनके बीच पहुंचे। राहुल ने उनके साथ दिल्ली से चंडीगढ़ तक का सफर तय किया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत की सड़कों पर करीब 90 लाख ट्रक ड्राइवर्स हैं। इनकी अपनी समस्याएं हैं। इनके मन की बात सुनने का काम राहुल गांधी ने किया।
राहुल गांधी अक्सर आम लोगों के बीच पहुंच जाते हैं। कभी वो चांदनी चौक में फ्रूट चाट खाते दिखते हैं, तो कभी दिल्ली यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में छात्रों के साथ खाना खाते नजर आते हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले विपक्ष को एकजुट करने की कवायद रफ्तार पकड़ रही है। अगले हफ्ते राहुल गांधी के विदेश जाने से पहले तमाम विपक्षी दल 26 मई को पटना में शक्ति प्रदर्शन करने वाले हैं, जिसकी तैयारी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार काफी समय से कर रहे हैं। कई विपक्षी दलों के नेताओं से मिलने के बाद नीतीश कुमार ने सोमवार को दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी से मुलाकात की। इस मुलाकात में विपक्ष के शक्ति प्रदर्शन की तारीख तय की गई। 26 मई को पटना में होने वाली विपक्ष की रैली में मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, शरद पवार, उद्धव ठाकरे, के चंद्रशेखर राव, ममता बनर्जी और अखिलेश यादव समेत विपक्ष के तमाम नेता शामिल होंगे। बैठक की तारीख की आधिकारिक घोषणा होना अभी बाकी है। विपक्षी एकता के लिए सभी दलों की बैठक जगह और समय और तिथि ये 1 से 2 दिनों में तय करके आपको बता दिया जाएगा। इस बैठक को नीतीश कुमार की मेहनत का नतीजा माना जा रहा है, क्योंकि बीते कुछ महीनों से नीतीश कुमार देश भर में घूम कर विपक्ष के नेताओं से मिल रहे हैं और उन्हें एकजुट करने की कोशिश कर रहे हैं। जो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा विपक्षी पार्टियां एकजुट हो जाएं और मिल करके हम लोग पूरे देश में अभियान चलाएं, हर राज्य में अभियान चलाएं कि सब कुछ कानून का पालन होना चाहिए। विपक्ष को एकजुट करने की कोशिशों के बीच कांग्रेस का आत्मविश्वास इस वक्त 7वें आसमान पर है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में मिली बड़ी जीत के बाद कांग्रेस के हौसले बुलंद हैं, जिसकी एक झलक सिद्धारमैया सरकार के शपथ ग्रहण के दौरान भी दिखी, जहां कांग्रेस ने विपक्ष के तमाम नेताओं को जुटाकर बीजेपी को मैसेज देने की कोशिश की। हालांकि शपथ ग्रहण में विपक्ष के कई नेता नहीं दिखे। बेंगलुरु में राहुल गांधी के साथ मंच पर नीतीश कुमार, तेजस्वी, स्टालिन, हेमंत सोरेन समेत कई नेता दिखे। लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव और बीएसपी नेता मायावती को नहीं बुलाया गया, जबकि ममता बनर्जी, अखिलेश यादव और नवीन पटनायक निमंत्रण के बाद भी नहीं पहुंचे थे। देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी से इन नेताओं की दूरी ये बताती है कि विपक्ष को एकजुट करने का काम आसान नहीं है। जिन नेताओं को बैठक के लिए पटना बुलाया गया है, उनमें भी कोई खास तालमेल नहीं दिखता। तो कैसी अपोजिशन की एकता है? और नीतीश बाबू घूम रहे हैं तो घूमे, कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि 24 में कोई वैकेंसी नहीं है। इस बीच देश में तीसरे मोर्चे की लड़ाई भी जारी है और इस तीसरे मोर्चे के सबसे बड़े खिलाड़ी हैं अरविंद केजरीवाल और ममता बनर्जी। केंद्र सरकार के अध्यादेश के खिलाफ केजरीवाल विपक्ष के सभी नेताओं का समर्थन मांग रहे हैं और इसीलिए वो कोलकाता भी पहुंचे, जहां ममता बनर्जी के साथ उन्होंने साझा बयान दिया और केंद्र के खिलाफ दिल्ली सरकार को समर्थन देने के लिए ममता बनर्जी को धन्यवाद किया। देश की जनता को ये देख के अब इस अहंकारी सरकार को हटाना चाहिए। तो एक तो मैं दीदी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि राज्यसभा के अंदर इन्होंने कहा कि हम सपोर्ट करेंगे, और मैं समझता हूँ कि अगर राज्यसभा में ये बिल गिर जाता है तो ये एक तरह से सेमीफाइनल हो जाएगा 2024 का। इस दौरान ममता बनर्जी भी केंद्र की बीजेपी सरकार पर जमकर बरसी। उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि बीजेपी कुछ दिनों में देश का नाम भी बदल सकती है। What they think that we are their servant. ईगो का एक लिमिट होता है, जो भी मर्जी कर सकता है। हम लोगों को तो ये अभी चिंता है कि कब कॉन्स्टिट्यूशन ना बदल दे, देश का नाम ना बदल दे। ममता बनर्जी से मिलने के बाद केजरीवाल मुंबई के लिए रवाना होंगे, जहां उनकी मुलाकात शरद पवार से होगी। शेयर बाजार आज मामूली बढ़त के साथ बंद हुए। कारोबारी हफ्ते के दूसरे दिन आज शेयर बाजार में उतार चढ़ाव देखने को मिला। सेंसेक्स जहां 18 अंक चढ़कर बंद हुआ, वहीं निफ्टी में 33 अंकों की तेजी रही। बिहार के जमुई में 2 साल की बच्ची की हत्या कर उसके शव को कूड़े के ढेर में फेंक दिया गया। एक सीसीटीवी वीडियो सामने आया जिसमें एक आरोपी शख्स बच्ची को झोले में लेकर जाता नजर आता है। पुलिस ने एक्शन लेते हुए हत्यारे को गिरफ्तार कर लिया। अलीगढ़ में अपार्टमेंट की सोसाइटी गार्ड से हुए विवाद के बाद कुछ लोगों ने गार्ड की बेरहमी से पिटाई कर दी। पीड़ित गार्ड की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। बॉलीवुड अभिनेता अक्षय कुमार ने आज केदारनाथ धाम पहुंचकर बाबा केदार के दर्शन किए। इस दौरान सेल्फी और फोटो खिंचवाने वालों की भारी भीड़ नजर आई। पाकिस्तान की एक और साजिश को भारत ने नाकाम कर दिया। पंजाब के अमृतसर जिले में एलओसी के पास बीएसएफ ने एक पाकिस्तानी ड्रोन को मार गिराया। इस ड्रोन के जरिए भारत में ड्रग्स बेची जाती थी।
लेकिन इससे पहले कि पाकिस्तान से निकला ड्रोन अपने काम को अंजाम दे पाता, बीएसएफ की टीम ने उसे मार गिराया। बताया जा रहा है कि रात में जब बीएसएफ की 144 वाहिनी के जवान गश्त कर रहे थे, तभी उन्होंने अमृतसर के भैनी राजपुताना गांव के पास ड्रोन की आवाज सुनी। खतरे का सिग्नल मिलते ही बिना समय गवाए बीएसएफ ने इस ड्रोन का पता लगाया और इसे जमीन पर गिरा दिया। ऑपरेशन किया था जिसमें एक दुश्मन के ड्रोन को मार गिराया है और साथ में कॉन्ट्राबैंड भी सीज किया है, जो कि सस्पेक्टेड टू बी हेरोइन है। गिराए गए ड्रोन के पास 2 संदिग्ध पैकेट मिले। आशंका जताई जा रही है कि इन पैकेट्स के अंदर ड्रग्स है, जो पाकिस्तान से तस्करी के जरिए भारत भेजे जा रहे थे। संदिग्ध ड्रग्स का वजन लगभग 2 किलो 100 ग्राम है। इन पैकेट्स को लोहे की तार की मदद से ड्रोन से बांधा गया था। ड्रोन की पहचान के लिए उस पर एक छोटा टॉर्च भी लगाया गया था। ये पहला मौका नहीं है जब बीएसएफ ने ड्रग्स ले जा रहे किसी पाकिस्तानी ड्रोन को मार गिराया हो। इससे पहले भी कई बार बीएसएफ ने पाकिस्तान से हो रही इन साजिशों को नाकाम कर दिया। देश को आईएएस, आईएफएस और आईपीएस ऑफिसर देने वाली यूपीएससी सिविल सर्विसेज परीक्षा 2022 के फाइनल नतीजे आज जारी हो गए। इस बार के नतीजों में लड़कियों ने बाजी मारी है, क्योंकि सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन 2022 की टॉप 4 रैंक पर देश की बेटियों ने कब्जा जमा लिया है। इशिता किशोर ने इस साल की सिविल सर्विसेज परीक्षा में टॉप किया है, जबकि दूसरे नंबर पर गरिमा लोहिया, तीसरे पर उमा हराती एन और चौथे नंबर पर स्मृति मिश्रा का नाम है। लिस्ट में 5वां नाम मयूर हजारिका का है, जो लड़कों में टॉपर बने हैं। यूपीएससी की सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन 2022 में 933 उम्मीदवार सफल हुए हैं। इन 933 सफल उम्मीदवारों में से 180 आईएएस, 38 आईएफएस और 200 आईपीएस अधिकारी बनेंगे। साथ ही 473 उम्मीदवार सेंट्रल सर्विसेज ग्रुप ए की नौकरियों में जाएंगे और 131 उम्मीदवारों को ग्रुप बी सर्विसेज में नौकरी मिलेगी। के खड़े होने की अगर बात करें, 2 बार रह गया, तीसरा अटेम्प्ट था, उसको लेकर मेंटली कैसे उस चीज को झेला कर? बहुत मुश्किल तो था, 2 बार पहले स्टेज पे बाहर हो जाना और प्रीलिम्स पे, वो भी पूरे साल पढ़ के आप पहले स्टेज पे आउट हो जाओ तो बुरा तो लगता है। ऐसा लगता है डक पे आउट हो गए हैं एक तरीके से। बट अपनी गलतियों को इवैल्यूएट कीजिए। अगर आप में स्टैमिना है एक और अटेम्प्ट का, तो अपनी गलतियों को इवैल्यूएट कीजिए। तैयारी में क्या क्या चीजें थी अगर आप बताओ? मेहनत, पढ़ाई और कांस्टेंट ब्रेक्स।